हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो ये जो है आपका सीटेट 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चन सीरीज है वो करवाने वाले हैं। तो ईवीएस एंड ईवीएस पेडागोजी का इसमें आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा इस चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके ईवीएस का लगभग 20 सेट करवाया हुआ है, तो 20 सेट आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारी द्वारा क्यों मारा जाता है, ये आपको बताना है। तो सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। तो मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारी द्वारा क्यों मारा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मगरमच्छ त्वचा के लिए मारा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। और ये याद रख लीजिएगा कि सींग के लिए किसको मारेगा? गेंडा को। गेंडा का सींग महंगा होता है, तो गेंडा हो जाएगा। उसके बाद आपको दांतों के लिए हाथी हो जाएगा, याद रखिएगा, ये भी पूछता है। और खुशबू के लिए क्या हो जाएगा? कस्तूरी मृग। खुशबू के लिए कस्तूरी मृग याद रख लीजिएगा, दांतों के लिए हाथी याद रख लीजिएगा, और सींगों के लिए गेंडा याद रख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो उन आदिवासी वर्गों का पहचान करने के लिए बोल रहा है जो हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी है। संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति, गोंड जनजाति, साविया जनजाति। तो उन जनजाति का वर्ग, उन आदिवासी वर्गों का पहचान करने के लिए बोल रहा है जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। तो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी कौन है? गद्दी जनजाति। तो गद्दी जनजाति याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 राज्यों का एक समूह जिसके एक तरफ अरब सागर है। तो अरब सागर की तरफ कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। 3 राज्यों का समूह जो एक तरफ से अरब सागर से है। तो पहला ऑप्शन है आपका केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उसके बाद है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। उसके बाद है महाराष्ट्र, केरल, वेस्ट बंगाल। तो आपका अरब सागर की तरफ से कौन कौन स्टेट है, ये आपको बताना है। तो अरब सागर के तरफ से कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो अरब सागर की तरफ केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच क्रॉप इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ एशिया। कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? तो गिफ्ट ऑफ एशिया के बारे में बताना है कि गिफ्ट ऑफ एशिया हम किस फसल को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है आपका गन्ना, तीसरा ऑप्शन है चावल, और चौथा ऑप्शन है जौ। तो कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? तो कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है, ये बताना आपको। तो गिफ्ट ऑफ एशिया हम कहते हैं चावल को, और इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। अभी वर्ल्ड भर में 1 लाख प्लस वैरायटी है चावल का, ये याद रखिएगा। 1 लाख प्लस वैरायटी अभी जैसे प्रेजेंट में चावल का अभी है, और इसका ओरिजिन चीन में हुआ था, और गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है चावल। ओरिजिन गिफ्ट कॉर्प, व्हिच कॉर्प इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परितंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं। तो परितंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, रासायनिक चक्र, जैविक चक्र। तो परितंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं। तो परितंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण से बढ़ा हुआ रोग है। वायु प्रदूषण से कौन सा रोग बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। तो हैजा हो गया, गाठिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, हीमोफीलिया हो गया। तो ये आपको बताना है कि वायु प्रदूषण से कौन सा रोग बढ़ रहा है वायु प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, ये श्वसन संबंधी रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका सीख का बत्तख, दूसरा है छोटी मत्स्य कुरकुरी, और तीसरा है हंसावर फ्लेमिंगो, और चौथा है छोटी जलडंक। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा लिटिल सेंट, छोटी जलडंक अस्टिंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी जलडंक अस्टिंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो विशाखापत्तनम हो गया, भागलपुर हो गया, हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये आपका बिहार के भागलपुर में है, और डॉल्फिन को जो है जलीय जीव के रूप में, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव भी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर वन प्राणी अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर वन प्राणी अभयारण्य के बारे में पूछा जा रहा है कि उदयपुर वन प्राणी अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय हो गया, सहरसा, बेगूसराय, बांका, चंपारण। तो उदयपुर वन प्राणी अभयारण्य जो है ये कहाँ पे है आपका, बिहार के कौन सा जिला में है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। ये आपका उदयपुर वन प्राणी अभयारण्य जो है चंपारण में है, तो इसका राइट आंसर चंपारण हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है कि वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो केरल हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया। तो वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ है? तो वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य जो है आपका तमिलनाडु में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है? तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर मेघालय में स्थित है? तो मेघालय में कौन सा है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पन्ना हो गया, सिमलीपाल हो गया, मानस हो गया, नोकरेक हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व अभी भारत में टोटल 18 है, ये याद रखिएगा, टोटल 18 है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में जो है, तो मेघालय में कौन सा है आपका, नोकरेक हो जाएगा। मेघालय में आपका नोकरेक बायोस्फीयर है। उसके बाद आपको ये पूछ सकता है कि पन्ना बायोस्फीयर कहाँ है, तो पन्ना है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी याद रखिएगा। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा। पन्ना आपका मध्य प्रदेश, एमपी। उसके बाद मानस आपका कहाँ हो जाएगा, असम हो जाएगा। नोकरेक मेघालय। तो ये याद रखिएगा। और बायोस्फीयर रिजर्व भारत में है अभी कितना, तो भारत में बायो रिजर्व स्फीयर आपका 18 है, ये याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से इतना आपका क्वेश्चन प्रश्न बन सकता है, तो ये सब याद रख लीजिएगा। पन्ना एमपी में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, मानस आपका असम में है, और नोकरेक के बारे में पूछ रहा है तो नोकरेक आपका मेघालय में स्थित। में क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि आपको कौन सा बायोस्फीयर मेघालय में स्थित है, तो नोकरेक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभयारण्य है जिसे गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य कहा जाता है? तो गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य कहाँ पे है और किस स्टेट में है, ये आपको पूछ रहा है। तो पहला है तमिलनाडु, दूसरा है गोवा, तीसरा उड़ीसा, चौथा है केरल, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है किस राज्य में एक समुद्री अभयारण्य है जिसे गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य कहते हैं? तो गहीरमाथा आपका कहाँ हो जाएगा, गहीरमाथा हो जाएगा उड़ीसा में, तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है।
तो महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में है, तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा पूछेगा, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका एमपी में। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो एमपी में है। और सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है, तो कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है ये आपको बताना है। तो ऊन हो गया, नायलॉन हो गया, जानवरों की हड्डी हो गया, चाय की पत्तियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो गैर बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसका हम बायोडिग्रेडेबल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऊन का तो कर सकते हैं, जानवर के हड्डी का भी कर सकते हैं, चाय का पत्ती का भी कर सकते हैं, तो नहीं किसका कर सकते हैं, नायलॉन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नायलॉन। और याद रखिएगा नायलॉन जो है प्रथम कृत्रिम रेशा है, प्रथम कृत्रिम रेशा है जो मानव निर्मित है। कृत्रिम रेशा का कहने का मतलब ये मानव निर्मित है, तो नायलॉन है प्रथम कृत्रिम रेशा हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या नहीं है, तो पर्यावरणीय समस्या नहीं है, देख लीजिएगा क्वेश्चन में पर्यावरणीय समस्या नहीं है। तो भोजन का आनुवांशिक संशोधन ये तो है, ये है। वनीकरण यही नहीं होगा, वनीकरण कीजिएगा तो क्या होगा, पर्यावरण के लिए तो बढ़िया होगा, समस्या तो नहीं होगा। उसके बाद अम्ल वर्षा ये भी हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। जैव विविधता के नुकसान ये भी आपका समस्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनीकरण। अगर हम जंगल लगाएंगे तो ये पर्यावरण के लिए अच्छा है और आपको O2 भी बढ़ेगा वातावरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की अधिकता से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। सही बात है, ध्वनि की अधिकता से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसमें ध्वनि प्रदूषण कितना डेसिबल से ऊपर के साउंड में प्रोड्यूस होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 70 से 75 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 80 से 99 डेसिबल, 40 से 65 डेसिबल और 20 से 65 डेसिबल। तो ध्वनि की अधिकता से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो ध्वनि प्रदूषण कब उत्पन्न होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 से ऊपर 99 तक का जो डेसिबल होगा ये आपको ध्वनि प्रदूषण पैदा करेगा। और जो हम लोग साधारण बातचीत करते हैं वो होता है 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत में। साधारण बातचीत में आपका क्या हो जाएगा, 30 से 40 डेसिबल हो जाएगा। और फुसफुसा के जो बात करता है तो वो हो जाएगा आपका 15 से 25 डेसिबल के बीच में। जो फुसफुसा के बात करता है, बगल वाला को नहीं सुनाई देता है, सिर्फ सामने जो बात करता है उसी को सुनाई देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसका मिश्रण है, तो अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसका मिश्रण है, यह है क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, हेक्सेन और मीथेन, एसिटिक एसिड और ब्रोमीन, एस्कॉर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल वर्षा मुख्यतः किसका मिश्रण है, तो अम्ल वर्षा किसका मिश्रण है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। अम्ल वर्षा किसका मिश्रण हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोसोल का उदाहरण कौन सा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोसोल होता क्या है ये जानिए। ये होता है लिक्विड में गैस का मिश्रण, लिक्विड में गैस का मिश्रण, और आपका हो जाएगा सॉलिड में गैस का मिश्रण। तो इससे आपका एरोसोल बनेगा। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन कि लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड और गैस का मिश्रण जो है एरोसोल बनेगा, और उसके बाद सॉलिड और गैस का मिश्रण भी एरोसोल बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन देख लीजिए एरोसोल का उदाहरण कौन सा है, तो एरोसोल का उदाहरण बताना है। तो जेली हो गया, कोहरा हो गया, मक्खन हो गया, स्पंज हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो एरोसोल का उदाहरण क्या हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा, आपका लिक्विड में गैस का मिश्रण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कोहरा हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड
प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका ब्रायोफाइट्स, दूसरा ऑप्शन है शैवाल, तीसरा ऑप्शन है स्यूडोमोनास और चौथा ऑप्शन है लाइकेन, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइकेन। लाइकेन का उपयोग किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गतिविधि से ने ग्लोबल वार्मिंग का अधिकतम योगदान दिया है? तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग आपका हो जाएगा वैश्विक तापन। तो सबसे ज़्यादा अधिक योगदान मतलब क्या दिया है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया औद्योगिक प्रक्रियाएं, वनों की कटाई, कृषि, जीवाश्म ईंधनों का दहन, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा अधिकतम योगदान कौन दिया है? तो ग्लोबल वार्मिंग का अधिकतम योगदान आपका जीवाश्म ईंधन का दहन दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का दहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर वायुमंडल में ओजोन O3 के निर्माण और विनाश के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ये आपको बताना है कि ऊपर वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है O3 के निर्माण और विनाश के लिए, तो निर्माण और विनाश के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। तो पहला है सौर विकिरण, यूवी रे, ये तो है ही। उसके बाद है नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, ये भी है, ये है। ब्लैक कार्बन, ये नहीं है। उसके बाद क्लोरीन, ये भी है। NH3, ये नहीं है। ये सिर्फ विनाश करेगा, निर्माण और विनाश दोनों पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABD, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। O3 के निर्माण और विनाश के लिए जिम्मेदार कौन कौन हो जाएगा? सौर विकिरण, यूवी रे हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा, उसके बाद क्लोरीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरणें अधिक खतरनाक है? तो अधिक खतरनाक है बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे, अल्ट्रावायलेट रे हो गया यूवी किरण का, सबसे अधिक खतरनाक है? तो UVA, UVB, UVC, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा UVC। और खतरनाक ऐसे सब है, लेकिन क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा पूछ दिया, तो इसलिए इसका राइट आंसर UVC हो जाएगा, सबसे ज़्यादा खतरनाक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गैस में अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है? तो कौन सा गैस में ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे अधिक है। तो पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो होगा नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या होता है? O3 के अथी के लिए, मतलब O3 में क्षरण के लिए, इसका मतलब इस CFC बढ़ने से O3 में क्षरण हो जाएगा। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्लोबल वार्मिंग है। उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड, उसके बाद मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता, तो अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता हो जाएगा आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उसमें जिम्मेदार बताया जा रहा था सबसे ज़्यादा कौन है, और इसमें जिम्मेदार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका CO2, दूसरा है जलवाष्प, तीसरा है NO2 और चौथा है SO2। तो जिम्मेदार नहीं हो जाएगा आपका SO2 हो जाएगा। उसके बाद N2O नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है, तो N2O जो है आपका 7% जिम्मेदार है। उसके बाद आपका जलवाष्प जो है 15% हो जाएगा, और CO2 जो है सबसे ज़्यादा यही होता है 60%। तो CO2 आपका 60% हो जाएगा, और ये आपका जलवाष्प आपका हो जाएगा 15%, और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा 7%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको SO2। जिम्मेदार नहीं है इसलिए, ये बाकी आपका जो ये 3 गैस है ये तीनों जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर SO2 हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।